कहते हैं कि एक औरत के दिल में इतनी ममता, इतना प्यार छुपा होता है कि सारी दुनिया भी उसके लिए कम पड़ सकती है। लेकिन ये कैसी औरत थी जिसने पहले तो एक मासूम बच्चे को अगवा करने की सुपारी दी और फिर उसे मार डालने को कहा। आखिर कौन था ये बच्चा और उसकी दहशत भरी आंखें हमें कौन सा सच कहना चाह रही थी? आइए पहले देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। असलम हुसैन अफसा अहमद के साथ 5000 मेहर। आपके साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा, हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से ना कर सके। हमें खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है कि अफसा से हमारा निकाह इतनी सादगी से करना पड़ रहा है। अब आप तो इसकी वजह जानते ही हैं। अगर अचानक हमारी खाला जान का इंतकाल न हुआ होता तो आज बात ही कुछ और होती। बेटा, परवरदिगार की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन बेटा अफसा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। खुशामदीद। सुभान अल्लाह। नजर ना लगे इस जोड़े को। कब से हम राहें बिछाए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। चाचा हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही प्यारी सी दुल्हन चाची। अच्छी लग रही है आपको? हाँ? तो सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर के छोटे शहजादे रिजवान। आइए अंदर आइए। आइए, आप पूछें किस क्लास में पढ़ते हैं ये? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। वाह। और ये फर्स्ट लाते हैं फर्स्ट में, है ना? और हर चीज में फर्स्ट है ये, शरारत में भी, है ना? ये हमारे मरहूम शौहर हैं। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सो सॉरी भाभी। हम मुआफी चाहते हैं। खाला जान के गुजर जाने के गम में हम आपके निकाह में शरीक ना हो सके, मगर एक बात का बहुत यकीन है हमें, अब आप आ गई हैं तो एक एक करके हम सारे गम भूल जाएंगे। अरे आइए, वो आपके जहेज का सामान बिखरा पड़ा था ना, तो हमने सोचा सलीके से रखने में आपकी मदद कर दें। जी भाभी, लेकिन आप क्यों, हम कर लेते ना। बैठिए। कैसी बातें करती हैं आप? अरे हमारे घर की नई नवेली दुल्हन है आप, और आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भाभी, हमारी अम्मी ने हमारे लिए ये जहेज बहुत प्यार से संजोया है। आई एम सॉरी भाभी। ये सब मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाया। बहुत कीमती होंगे ये सब। जी भाभी। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उन्होंने आपके लिए भी एक तोहफा भेजा है। हाँ? अच्छा, हमारे लिए भी गिफ्ट? जी आपके लिए। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये आपके लिए भेजी है। आपको साड़ी पसंद आई? हाँ, ठीक ही है। बेवा औरतों को सफेद और हल्के रंग ही दिए जाते हैं, मगर हकीकत एक और बात है कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। भाभी, आप हमारे कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकती है, आपको जो पसंद है। ये देखिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ,
ये बहुत प्यारी है। सच कहे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी खूब निभेगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हैं आप? लाए बैग हमें दे असलम। लीजिए। भाई आजकल तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं आपको हमारी नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ। असलम हाँ? आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। बेशक। वो हमारी आदत है ना। आप नहीं थी तो चाय हम ही बनाया करते थे असलम मियाँ के लिए। हम देकर आते हैं, वो बहुत थक गए होंगे। सलाम वालेकुम अरे असलम वालेकुम मियाँ। अस्सलाम भाभी। क्या चाय। बात है, बहुत खूब। गर्मा गर्म चाय। हाँ, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले बिताना चाहती है और अफशा भी यही चाहती थी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस तरह बार बार सलमा का उन दोनों के बीच आना अफशा को थोड़ा खल रहा था। जो स्पेस और प्राइवेसी उसे अपने ससुराल में मिलनी चाहिए थी वो अफशा को नहीं मिल रही थी। पर इसकी वजह क्या थी और आखिर क्या चल रहा था अफशा के ससुराल में? असलम हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। असलम असलम हम गिर जाएंगे। आप तब तक नहीं गिरेंगी जब तक आप हमारी बाहों में। अच्छा हाँ। और अगर गिर गए तो? आप गिर गई तो हम भी आपके साथ गिर जाएंगे। अब जा कहाँ रही हैं आप इधर आए। असलम आप इधर नहीं आए पहले तो फिर लीजिए हम ही आ जाते हैं। असलम 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 भाभी जान। असलम जरा इधर आइए। सलमा भाभी नहीं आई नाश्ता करने के लिए? अब हमें कैसे पता होगा कि क्यों नहीं आई? आप ही क्यों नहीं पूछ लेती जाकर? हमने पूछा था पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से उनका दरवाजा भी बंद है। कोई बात है क्या? भाभी भाभी ये क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं आप? आखिर आप चाहती क्या है? किस बात की बेसब्री है आपको? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है आप? अच्छा, तो अब आप भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने लगे। कोई खता नहीं आपकी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जो शख्स बार बार अपनी किस्मत को कोसता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती, समझिए आप? असलम मियाँ, ये जुमलेबाजी किसी और को सुनाइएगा, हमें नहीं। आपसे भी तो बात करना ही फिजूल है। हमेशा तो आपका पारा साथ में आसमान पर नजर आता है। असलम मियाँ, कहे असलम क्या हुआ? ये अफसा, दरअसल बात यह है कि भाभी का मूड बिला वजह कभी कभी खराब होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे, इसलिए चलो, ठीक है? एक मिनट असलम, हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी। हम आपके साथ मार्केट चले? ठीक है, चलिए। सलमा भाभी कह रही थी कि उनके शौहर आर्मी में थे, शहीद हो गए। हाँ तो क्या वो सारी जिंदगी हमारे साथ में रहेंगी? सलमा भाभी हमारे बड़े भाई की बेवा है, एक बच्चा है उनका। वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पे? अरे एक तो आप गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं हम नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे ये बात सोची भी कैसे? एक बात कहें आपसे,
हमें ऐसा लगता है कि उनको ना हमारी खुशियों से जलन होती है, वो जलती है हमसे। अरे जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो हमारे बीच में आ जाती है। हमारी मानिए तो उनका दूसरा निकाह कर दीजिए। रिजवान या तो उनके साथ में रह लेगा, नहीं तो उसका हम दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। रिजवान कहीं नहीं जाएगा, समझ गई आप? सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप हो गई आपकी शॉपिंग? हो गई? अब हम ऑफिस जाएं और आप घर जाने की तकलीफ उठाएंगी? प्लीज। सलमा भाभी का उनके साथ रहना और बार बार उनकी जिंदगी में दखल देना अफशा को बहुत नागवार गुजरने लगा। अफशा तो ये महसूस कर रही थी, लेकिन असलम को ये सब कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। और जब अफशा ने इस बारे में खुलकर असलम से बात की तो असलम ने उसे ही झड़क दिया। रंजिशें और आपसी झगड़े बढ़ते गए और फिर हालात बद से बदतर हो गए। सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप भाभी 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 1:45 बज गए, आप अभी तक रिजवान को लेने बस स्टॉप नहीं गई? आज हमारा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घड़ी पे नजर भी नहीं गई हमारी। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाके रिजवान को ले आती हूँ। भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, आप पहले मुझे ये बताइए, रिजवान के स्कूल में आज कोई एक्टिविटी थी? क्या हुआ? भाभी जान, रिजवान हमें बस में नहीं दिखे। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं भाभी जान, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? या अल्लाह, हमारे रिजवान कहाँ चले गए? भाभी, अब आप चुप भी करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता, अरे हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना रिजवान का पता लगाने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है। कम से कम रोना धोना तो बंद करिए आप। रिजवान। हेलो, असलम हुसैन। हाँ असलम हुसैन बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजवान हमारी कैद में है। अपने बच्चे का मासूम चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो उसकी कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। क्या क्या बेहुदा मजाक है ये? कौन बोल रहा है? सुना नहीं तूने? बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 15 लाख। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलेगा भी कोई? किसका फोन था? बताइए ना असलमिया, किसका फोन था? अरे बताइए ना असलमिया। भाभी संभालिए अपने आप को, इससे रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। पर हमने आपसे पूछा नहीं, बताइए किसका फोन था? अरे कहर पर पाए हम पर, रिजवान को किसी ने किडनैप कर लिया है और कीमत रखी है 15 लाख रुपए और मोहलत है 24 घंटे की। या सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए। पागल हो गई आप? हाँ? हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है? अगर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, पुलिस ने कह दिया ना, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। हमारे बच्चे को खोना नहीं चाहते। आप किसी भी तरीके से रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चे को हमें ला दीजिए, हमारा बच्चा हमें दे दो। नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन भाभी हम इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें हमारा कहाँ से लेकर आएंगे हम? कर्ज क्या कोई भीख भी नहीं देगा हमें? 15 लाख रुपए आप समझ रही हैं? 15 लाख। हमारा तो दिमाग ही पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं। हम अब्बू से बात करेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा, बहुत दुख हुआ रिजवान के बारे में सुनकर। यहाँ में बढ़ते हुए जुर्म, ये इंसान की पैसों के लिए हवस, बेटा सब कयामत की निशानियां हैं। असलम मियां,
ये लीजिए 15 लाख, ये रुपए लेके जाइए और रिजवान को सही सलामत लेके आइए। लीजिए बेटा। ले लीजिए असलम। अबू, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाएंगे। अब सब बातें छोड़िए, आप पैसे लीजिए और जाके रिजवान को लेके आइए। रिजवान, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पैसा लाया? रिजवान कहाँ है? बैग दे। पहले रिजवान, वो जितना बोलता है करना। रिजवान कहाँ है? छोड़ छोड़, पैसे दे, पैसे दे, चल 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 चल, पैसे दे, चल। रिजवान, बच्चे को क्यों छीन लिया? असलम हुसैन, असलम हुसैन, हमें इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शौहर अभी इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मेहरबानी करके आप लोग बाद में तशरीफ लाएं। ठीक है, चलो। बड़ी अजीब बात है सर, बच्चे की मैयत के शोक में सिर्फ परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस का कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। यूसुफ साहब, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन कातिल और किडनैपर को पकड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। बेटा, पुलिस को कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। रिजवान का किडनैप हुआ
और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी, हमें लगा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारे रिजवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे ले लेंगे और हमारे रिजवान को रिहा कर देंगे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? नौकरी करते थे पर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट देखा है हमने यही मार्केट में, उसी को लीज पर लेने का इरादा रखते हैं। काम तुम्हारे पास है नहीं, रेस्टोरेंट ले रहे हो वो भी लीज पे, लेकिन इतने बड़े घर में रहते हो? जी, भाड़े पर है। सिंह, जीप का नंबर ले लो। सर, मैं तुम्हारी भाभी सलमा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। ये तस्वीर किसकी है? आप लोग के किसी रिश्तेदार की? ये हमारे शौहर हैं, मरहूम मोहम्मद हुसैन। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुए मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सॉरी। सलमा जी, मेरा मानना है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो नजर का धोखा होता है। मुजरिम हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन हम उसे देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी बात जो आपको याद आए या आप कुछ बताना चाहें तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। चलो। सिंह। यस सर। मुझे ये महमूद हसन वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। क्यों सर? शहीद आर्मी अफसरों को सरकार उनकी बहादुरी के लिए मेडल्स और अवार्ड देती है, जिसे उनकी बीवियां बड़े गर्व से घर में सजा के रखती। लेकिन सलमा के घर में सिवाय इस तस्वीर के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, हो सकता है उसने अलमारी में संभाल के रखा हो। मेडल्स और अवार्ड अलमारी में? नहीं सिंह, मामला कुछ और ही। तस्वीर में लगा वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना था, कहीं तो देखा है मैंने। एक काम करो, असलम के पड़ोसी से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करो। अफशा जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए। हमने आपको नहीं बताया कि हमारी नौकरी चली गई है। ये कब हुआ असलम? आज के दिन पूरे 2 हफ्ते हो गए। पर आप तो पिछले 2 हफ्तों से रोज जॉब पे जाते हैं। हम जॉब पर नहीं जाते हैं। पास ही में मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, उसी को लीज पर लेना चाहते हैं। उसी सौदे की दौड़ भाग में मशगूल थे। आपको कुल कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 11 लाख के करीब। 11 लाख? असलम, हम सोच रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप ले लीजिएगा। अफशा, कैसी बात कर रही हैं आप? हमने आपसे ये बात इसलिए बताई ताकि हमारे मन में कोई मलाल न रहे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम इतने नहीं गिर सकते ना अफशा कि हम अपनी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करें। सर, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि असलम और उनकी फैमिली 2-3 हफ्ते पहले ही उस मोहल्ले में रहने के लिए आए और आस पड़ोस के लोगों से भी कोई खास जान पहचान नहीं है। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर? सर, वो नंबर गलत निकला। सर, हो सकता है उसने नंबर ठीक से देखा नहीं हो, या शायद सर ये भी हो सकता है कि उसने नंबर जानबूझकर गलत दिया। और वो फौजी अफसर महमूद हसन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को लिख दिया है, 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। भाभी, ये आप कैसे आलू छील रही हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा आलू बर्बाद कर रही हैं। तो अब आप सिखाएंगे हमें तौर तरीके, हाँ, कि घर कैसे चलाना है कैसे नहीं? हम कह नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। भाभी, पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं हैं, हमारे शौहर की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। शौहर? जी, हमारे शौहर। एक बात मत भूलिएगा, इस घर पे आपसे ज्यादा हमारा हक है, हमारा। क्या हो रहा है? असलम, आप दोनों झगड़ क्यों रहे? असलम मियाँ, हम झगड़ नहीं रहे, आपकी बीबी हम पे धौंस जमा रही है। और सच तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? हाँ, चोरी की है आपने, जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है आपने, हमारी रिजवान की जान ली है आपने, और अब हमारी भी जान लेना चाहती हैं आप। सच यही है कि हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं आप। बस करिए आप। सलमा भाभी, आपको जरा भी इल्म है कि आप क्या बोल रही हैं? हम सच कह रहे हैं असलम बाबू, सच कह रहे हैं। इसकी नजरों में हम आपके लिए बोझ हो चुके हैं। असलम, अपने अमीर बाप से रुपया दिलवाना, हमदर्दी जताना, ये सब ढोंग था इनका हमारे लिए।
सच तो ये है कि अभी हमारी भी जान लेना चाहती है घुट घुट के हम मर जाए और सब सलमा भाभी आप पागल हो गई हैं और कुछ नहीं है, आप पागल हो गई हैं। बस हुआ। नहीं, हम सच कह रहे हैं, खुदा की वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने हमारे बच्चे की जान ली है, यही है वो जिम्मेदार। आप पागल हो चुकी हैं, पागल। नहीं, हम सच कह रहे हैं। असलम भैया हमारी बात सुनिए। सर किडनैपर ने जिस नंबर से असलम हुसैन को फोन किया वो प्रीपेड नंबर है सर, जाली डॉक्यूमेंट पे लिया गया होगा। और सर ये कि मैंने कई बार उस नंबर पे ट्राई किया लेकिन तभी से वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही सर, मैंने पता लगा लिया है। उस नंबर से शांति नगर में रहने वाले एक गुंडे को कई बार कॉल किया गया है। गुंडे को? जी सर। क्या नाम है उसका? पांड्या। और पुलिस रिकॉर्ड में पांड्या चक्कू के नाम से मशहूर है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको, अगर दोबारा अफसा से कोई बदतमीजी की या इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए तो क्या कर लेंगे आप? बताइए ना, क्या कर लेंगे? हम देख रहे हैं, जब से वो औरत आपकी जिंदगी में आई है आपको कोई और दिखती ही नहीं। इतनी फिक्र पड़ी है ना तो जाकर बैठ जाइए उसकी गोद में। अपनी वाहियात बातें अपने पास रखिए। नहीं सुनिए आपकी बात। हाँ? हाथ छोड़िए हमारा। नहीं छोड़ेंगे। क्या हरकत है ये? सर पांडे तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? यस सर, कल बीच सड़क पर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। पांड्या को कुछ लोग बेहोश हालत में उठा करके लाए थे, अब तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर, एक मासूम बच्चे के किडनैप और हत्या के सिलसिले में पांड्या से पूछताछ करनी, क्या आप बता सकते हैं उसे होश कब तक आ सकता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में होश आ जाएगा। हेलो, असलम हुसैन। जी असलम बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया है जिससे रिजवान को किडनैप करने वाले का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमारे लिए भी चाय बना दीजिए। जी भाभी, नाराज हैं आप हमसे? हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा अपने किए हुए गुनाह के लिए। सच कहें तो रिजवान की मौत के बाद हम बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। जिन बदमाशों ने हमारे मासूम बच्चे का कत्ल किया उसके खिलाफ हमारे मन में इतना गुस्सा भरा है कि अब छोटी छोटी बात भी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। हमें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको जख्म दिया है तो उस जख्म से बाहर भी निकालेगा। आप बस हौसला रखिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ जी नहीं लगता है। सोचते हैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं। असलम से कहते हैं वो हमारे मायके हमें छोड़ दे। जी भाभी। असलम, कब तक आ जाएंगे आप? अब सलमा भाभी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। अगर घर वालों ने जिद की तो 1 दिन रुक जाएंगे, परसों तो वापस यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन असलम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बस हम आ जाएंगे ना परसों, फिर इत्मीनान से बात नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। देखो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं और उन्हें छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, तब बात करते हैं। अल्लाह असलम, कहाँ रह गए थे आप? जल्दी चलिए, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, आप चलिए, आप चलिए। सर, हमें असलम की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अभी पूरा हफ्ता होने वाला है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो हमें सामने से फोन कर रहे हैं। आपने अपनी सलमा भाभी को फोन नहीं किया? सर, हमने सलमा भाभी को भी फोन किया था। उनके फोन की बेल बज रही है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। ये असलम कहाँ गया होगा? उसका अता पता ठिकाना तो कुछ मालूम होगा आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। शादी की है आपने उस फैमिली में और उसका अता पता ठिकाना आपको मालूम नहीं है? बड़े ताज्जुब की बात है। अफशा की जान पहचान असलम से इंटरनेट पर हुई थी, फिर निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम कुछ पूछताछ कर ही नहीं पाए। जैन क्या खबर? सर पांड्या को होश आ गया है, उसने अपना बयान दे दिया। क्या बोला? सर पांड्या ने बिल्ला नाम के गुंडे के बारे में बताया। बिल्ला ने रिजवान को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एक औरत थी।
और डैडी पंड्या ने बिल्ला का पता ठिकाना कुछ बताया? सर पंड्या ने बताया कि बिल्ला एक मैकेनिक है, लेकिन थोड़ा याश टाइप का आदमी है। या तो गैरेज में मिलेगा या फिर किसी तवाइफ के कोठे पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब माजरा क्या है? आप परेशान मत होइए, अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। बहुत ही जल्द इस ड्रामे का पर्दा खुलने वाला है। पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अफशा और असलम के घर में ड्रामेटिक घटनाएं हो रही, और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। सर, आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया, ये देखिए। सर, सलमा ने बताया था कि वो महमूद हसन की बेवा है, जबकि सर महमूद हसन की बेवा वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर महमूद हसन कुंवारा था, एकदम बैचलर। और सर आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि महमूद हसन का ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई और डोनेशन के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिर सच्चाई है क्या? उस घर में ऐसा क्या चल रहा है? ठीक है, केस तो उलझते जा रहा है। मिला? सर, ये मसूद भाई है। असलम ने इसे मकान किराए पे लिया। असलम को जब आपने घर किराए पे दिया जी, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे? जी हाँ, जब वो यहाँ किराए पर आया था तो उसने आईडी प्रूफ के तौर पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक जेरॉक्स कॉपी हमें दी थी। दिखाइए। ये तो उन्नाव से इशू हुआ, डिटेल निकालो उसकी। सर ये असलम तो एक नंबर का चालबाज और बेरुपया निकला। इसका लाइसेंस भी फर्जी है। इसने किसी और के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाई है। ये देखिए सर। तो इस असली असलम से मैं फौरन मिल रहा हूँ। राइट सर। चलो। ये तस्वीर आपकी है? हाँ जी, मेरी है। इसको जानते हो? ये तो गुड्डू की तस्वीर है। अब क्या हरकत कर दी इसने? और क्या जानते हो उसके बारे में? सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत बड़े बड़े सपने थे सर इसके, चोरी चकारी करके रुपए हासिल करना और अय्याशियों में उड़ा देना। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इस औरत को जानते हो? ये उसके साथ रहती थी। होगी सर कोई माशूका उसकी। अच्छा, ये गुड्डू और गफ्फार अली का एड्रेस जानते हो? जी हाँ। पुलिस की कोशिशों से राज खुलते जा रहे थे। असलम का रचाया हुआ खेल सामने आ रहा था। खून की लकीरें फैलती जा रही थी। कौन किसके साथ मिला हुआ था? क्या सब के सब पर्दाफाश हुए या इनमें से कोई छुपा रुस्तम भी था? बड़े मियां। जी कहिए। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली आप लोगों का बेटा? मेरा बेटा था, मगर अब हमारे लिए वो मर चुका है। रुकिए बड़े मियां, पुलिस को गुड्डू की तलाश है। वो आपके लिए मर गया ये कहकर आप उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकते। बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है उसे? अगर वो कानून की नजरों से बच भी गया तो अल्लाह उसे सजा देगा। अल्लाह। क्या आप बता सकती हैं गुड्डू कहाँ है? देखिए, हो सकता है आपके सच बताने से गुड्डू की जान बच जाए। देखिए, गुड्डू कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, कल उसका फोन हमारे पास आया था। ये इस नंबर से। इस नंबर को नोट करो और फोन को ट्रैक पे डालो। हेलो, किस लड़की को पहचानती हैं? अरे ये करमजली नाश पीटी, ये तो सलमा है, इसीलिए हमारे बेटे को फंसाया है। दोनों साथी भागे थे। कीड़े पड़े डाइन के नाश पीटी खत्म हो जाए, गारत हो जाए। हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया है। हेलो, क्या? ठीक है, चलो।
इतनी चालाकियां होशियारियां करने के बाद इसे मिला क्या? सिर्फ दर्दनाक मौत। चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर ये आदमी आया था? हाँ सर, ये आदमी शौहरत के साथ आया था, एक दिन रुका और अगले दिन चला गया। अच्छा, का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट डे थैंक्स। सिंह, एक काम करो सर। गुड्डू की माँ का फोन लगातार चेक करते रहो। वो अपनी माँ से फोन पे बात करने की कोशिश जरूर करे। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। हाँ सिंह बोलो। सर, अभी अभी गुड्डू की माँ की सेल पे गुड्डू का कॉल आया था। कॉल ट्रेस हुआ है सर। सर कॉल इटावा से है। गुड, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर। प्लान हमारा नहीं था साहब, सलमा का था। सलमा तेरी क्या लगती थी? बीवी थी हमारी वो। बेशुमार दौलत हासिल करके शान की जिंदगी जीना चाहती थी वो, पर हमारी कमाई उतनी नहीं थी। ऊपर से घर में एक बच्चा भी हो गया था, खर्चे हजार और कमाई कौड़ियों वाली। हम भी तंग आ गए थे इस जिंदगी से। तभी सलमा ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है इस पत्थर जिंदगी से बाहर निकलने का, कि इंटरनेट के जरिए बड़े घर की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाना, उनसे निकाह करना और महीने 2 महीने के भीतर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाना। आफशा हमारी पहली शिकार थी साहब। निकाह के 1-2 दिन के भीतर ही हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने बेटे रिजवान का किडनैप करवाएंगे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोकर अफशा के घर वालों से एक मोटी रकम हासिल करेंगे। पर आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब कि सलमा दौलत की हवस में ऐसी फंसेगी कि वो अपने बेटे की भी जान ले लेगी। कहते थे रिजवान हमारे प्लान को खराब कर देते साहब। वो जेवर की चमक में इस तरह अंधी हो गई साहब कि उसको अपने बेटे का गाढ़ा खून भी नहीं दिखाई पड़ रहा था साहब। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साहब उसको मार दिया। इंतकाम था हमारा साहब। हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं सिया की स्कूल से बोल रही हूँ। छुट्टी हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन सिया की मम्मी अभी तक उसे लेने नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो वो बोल कर गई थी कि मैं लौटते वक्त सिया को भी साथ में लेकर आऊंगी। मैं काफी टाइम से उन्हें फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अब चिंता मत कीजिए, मैं खुद आती हूँ उसके लेने। उसे रोक के रखना। बस आइए मैम। भाई साहब जरा जल्दी चलना प्लीज, जल्दी चलो। काय झालं राणी, उदास की हूँ? डब्यात कांदे पोहे दिले होते, पूरा खत्म किया ना? आज आप इतना लेट क्यों आए आजी? सब चले गए थे, मैं अकेले बची थी। और आपको पता है ना कि मुझे अकेले में कितना डर लगता है। हाँ गुड़िया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। टाइम पे आ जाऊंगी। लेकिन आज आप क्यों आए लेने? मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा को थोड़ा काम था इसलिए मम्मा नहीं आई। हाँ मैं आई हूँ ना, चल कल से मम्मा आएगी। हाँ आंटी, मैंने आपको बोला था ना कि स्वाति मैम तो सुबह से ही नहीं आई। घर से तो यही बताकर निकली थी कि वो काम पर जा रही है, पर नहीं आई।
कहाँ गई होगी? क्या हुआ आजी, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, चल बेटा। स्वाति बिटिया को देखा? नहीं देखी। किसी इमारत की नींव सरकने का इमारत पर जो असर होता है, ठीक वैसा ही हाल होता है उस परिवार का जिसका मुखिया, जिसका कर्ता धर्ता कहीं चला जाता है या गायब हो जाता है। स्वाति की आई और उसकी मासूम बेटी सिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपनी माँ के लौट आने का इंतजार करती सिया का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी आई की तमाम कोशिशों के बाद भी ये सवाल ज्यों का त्यों अपनी जगह बरकरार था कि आखिर स्वाति थी कहाँ। हो सकता है ये अपनी मर्जी से गई हो। मैडम वो कोई 16 साल की बच्ची नहीं है कि अपनी मर्जी से उठी और निकल गई। एक बच्ची की माँ है जिसे वो बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूँ, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और कौन कौन है आपके परिवार में? बस हम 3 हैं, मैं, स्वाति और उसकी बच्ची सिया। और बच्ची के पिता? नहीं है। ठीक है, हम तहकीकात शुरू करते हैं, खबर मिलती है आपको बता देंगे। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन नवीन मार्केट की है। वो 11 बजे तक वहीं थी, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जो अब तक ऑन नहीं हुआ है। चलो देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है। सकाराम गाड़ी काट। देख गुड़िया, आज शाम को कौन सी सब्जी खाएगी? भिंडी की बनाऊं? तुझे बहुत पसंद है ना बेटा। और हाँ, पूरन पोला भी बनाते थे। चने की दाल वो तो है, चल बनाएंगे आज। अरे अभी कौन आया? किसका फोन? हेलो? नहीं, उसे स्कूल नहीं भेजा, मेरा मन नहीं कर रहा था उसे अकेला छोड़ने का। हाँ कुछ होगा तो बता दूंगी जरूर। सुनो, आज के आज मेरा घर खाली कर दे। वैसे भी आप लोगों की अभी औकात नहीं है ना रेंट भरने की। कल से तुम्हारी लड़की गायब है, पता नहीं आएगी भी या नहीं, कहीं मर तो नहीं गई। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसकी औकात नहीं थी सोसाइटी में रहने की। चल बेटा, मुझे कल के कल मेरा घर खाली चाहिए। अनुज, ये मोबाइल की लोकेशन तो मार्केट की दिखा रहे थे, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे देखा हो। और मार्केट भी कुछ खास बड़ा तो नहीं था। उसके पार्लर का एड्रेस है हमारे पास, वहाँ जाके देखें। चलो। पहले आप मुझे बताओ कि सब लोग मम्मा के बारे में इतना बुरा बुरा क्यों कहते हैं? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। तेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लगता है तेरी मम्मी आ गई। 1 मिनट बेटा। आइए ना, अंदर आइए। वॉचमैन से पता चला कि मेरी वाइफ ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। ठीक है। आपका जब तक जी चाहे आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, मैं हूं ना। वैसे पुलिस को कुछ पता चला क्या? नहीं। स्वाति मैम उस पूरे दिन नहीं आई। मैंने आंटी को भी बताया था, आई मीन उनकी मदर को भी यही बोला था। अब मैडम उस मार्केट में क्या करने गई थी ये मैं कैसे बता सकती हूँ। हमारे पार्लर में यूज़ होने वाला ऐसा कोई सामान नहीं मिलता। हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल काम से गई हो। अरे ये क्या हो गया आपको? हॉल में कुछ ऐसी गर्मी भी नहीं है, अच्छा खासा एसी लगा रखा है पार्लर में, बड़े पसीने छूट रहे हैं आपके तो। नहीं मैम। तबीयत खराब है या कुछ छुपा रही हैं? वो बस ऐसे ही, पहली बार हमारे आसपास कोई क्राइम हुआ है तो। अनुज, क्राइम हो गया और हमें पता भी नहीं चला? आपको किसने कह दिया क्राइम हो गया? नहीं, वो तो मेरे मुंह से बस एक बात निकल गई। नजर रखो इस पर। ओ मैडम। उस मार्केट में ऐसा कोई है जिससे वो मिलने जाती है?
कोई भी, उसकी सहेली, दोस्त, रिश्तेदार। नहीं, वहाँ कोई उसका पहचान वाला नहीं है और पता नहीं। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, आप वाकई अगर चाहती हैं कि आपकी बेटी को हम आपके पास ले आए ढूंढकर, तो प्लीज़ पूरा सच बताइए। ऐसा कोई है जिस पर आपको शक है, या फिर ऐसा कोई जिसका हाथ हो उसके गायब होने में? हो। के बारे में मुझसे क्या पूछ रही हो? मेरा कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। कमाल है सुरेश पाटिल, पति हो तुम उसके। नहीं, मान लिया कि सेपरेट हो गए हो, लेकिन लीगली डिवोर्स तो नहीं मिला है, तो कानून के नजर में तो पति हुए। अब पत्नी के बारे में पति को नहीं पूछेंगे तो और किसे पूछेंगे, है ना? अब एक बात सुन लो, जितना पूछा जाता है सिर्फ उसका जवाब दो। आखिरी बार कब मिले थे स्वाति से? याद नहीं। और अभी आप लोग जाओ यहाँ से। मुझे क्यों टेंशन देती हो? अब याद आएगा, बोल आखिरी बार स्वाति से कब मिला? एक महीने पहले शायद। देखो, मुझे किसी भी हाल में डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, बस। स्वाति, बात समझने की कोशिश करो। हमारी एक छोटी बच्ची है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मेरा जवाब भी सुन लो। डिवोर्स नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अच्छा, तो एक महीने पहले तू उससे मिला था, वो इनकी तारीफ? हम साथ में रहते हैं। अच्छा, तो ये भी तुम्हारी तरह शादीशुदा है या फिर? खैर, 24 घंटे में तूने क्या किया इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी। 2 दिनों से मैं घर पे ही हूँ, बाहर भी नहीं गया मैं। किसके साथ? जी। क्या बोल रहा है ये, सच है? हाँ मैडम, सच है ये बात। बड़ा ही अजीब आदमी है ये सुरेश। एक गैर औरत के साथ अपने घर में रह सकता है, लेकिन अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। एक काम करो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, प्रोफेशनल और पर्सनल। ओ मैडम, एक मिनट। हेलो। बोलो। मैम, उस दिन मैं गेट छोड़कर कहीं नहीं गया था, दोपहर तक यहीं बैठा था और स्वाति मैडम बिल्डिंग से बाहर निकली ही नहीं। अगर वो निकलती तो मुझे पक्का दिखाई देती। अनुज, पूरी बिल्डिंग छान मारो। ओ मैडम, चल। मैडम, टेरेस का डोर तो हमेशा खुला ही रहता है, हम लोग लॉक नहीं करते। सोने की चूड़ियाँ, कान की बाली अभी भी है। कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मतलब ना लूट हुई है ना रेप। लेकिन वो मोबाइल और बैग तो गायब है, जो वो घर से लेकर निकली थी, वो कौन लेके जा सकता है? ठीक है, आप जाइए, हम नीचे आते हैं। चला, हमें गुमराह करने के लिए फोन ले जाना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बैग क्यों? उसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? और बाहर से कोई इंसान आकर मारने से पहले या मारने के बाद स्वाति को टेरेस पे ले जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो बात कुछ अजीब है। हो सकता है बाहर से कोई आया ही ना हो, बिल्डिंग में रहने वाला कोई हो तो सकता है अनुज, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकते। मर्डरर या मर्डर का मोटिव दोनों या दोनों में से एक स्वाति से जुड़े होने चाहिए। स्वाति मेरी बच्ची। क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा कहाँ है? बेटा, तेरी आई अभी कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? आपने उससे मेरी शिकायत की। मम्मा, हमें क्या अच्छे बच्चे बने रहूंगी, आपकी और मम्मा की बात सुनूंगी। करो ना मम्मा को फोन, उनको बोलो ना कि सिया प्रॉमिस कर रही है, उनको बोलो ना। अब मैं कहाँ उसे फोन करूं, कहाँ उसे बुलाऊं? वो भी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी।
कभी नहीं आएगी। साहब, हमारी ड्यूटी 9 बजे से शुरू होती है। हम आते हैं तो रात के पाली वाला जाता है। उस समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वर्दी वगैरह बदलने में, चार्ज लेने में। अगर उस समय कोई अंदर घुस आया हो और बाद में निकला हो तो कह नहीं सकते। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी। सीसीटीवी फुटेज तो आपको दिखा देता, लेकिन हमने अभी नया सीसीटीवी लगवाया था, तो कुछ प्रॉब्लम थी तो कंपनी उसे वापस ले गई। इस वक्त तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं। ये स्वाति मैडम के बारे में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें कभी अजीब लगी हो? नहीं, हमें कभी कोई ऐसी बात नहीं लगी। नहीं मैडम, वो तो अच्छी लेडी थी, उनका सोसाइटी में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट हाँ, उनका हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं था। अभी 4 दिन पहले ही आया था और सोसाइटी में शराब पीकर हल्ला मचा रहा था। हाथ जोड़ती, प्लीज चले जाओ यार। ये बता, मुझे मेरी बच्ची देगी या नहीं देगी? मेरा जवाब आज भी वही होगा जो पहले था। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए ना तो पहले 50 लाख का इंतजाम करो, फिर बात करेंगे। तेरे जैसी तुच्ची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पैसों की कितनी बड़ी भूखी है रे तू। 50 लाख ला के दूंगा तुझे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सुरेश ने तो कहा था कि वो स्वाति से आखिरी बार 1 महीने पहले मिला। बोल, आखिरी बार स्वाति से कब मिला? 1 महीने पहले शायद। इन लोगों से वापस पूछताछ करनी पड़ेगी। अनुज, एक काम करा, ये स्वाति के आई को कल पुलिस स्टेशन बुलाओ। आज बात करना ठीक नहीं है उनसे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवा लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से स्वाति की मौत सर पे लगे चोट की वजह से हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली आयरन रॉड। और सर पे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त वार किए गए। पहले वार में तो ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, लेकिन दूसरे वार में स्कल के टुकड़े होकर ब्रेन में घुस गए, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। लेकिन टेरेस पे तो हमें कोई हथियार नहीं मिला था। इसका मतलब हत्यारा हथियार को अपने साथ लेके गया था। अनुज, स्वाति के आई को बुलाया है क्या? वो मैडम, वो आई रही। आपके बेटी और बिल्डिंग के सेक्रेटरी के बीच कैसे रिश्ते थे? वॉचमैन हमें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन सेक्रेटरी की तरफ देखकर खामोश रह गया। ये स्वाति मैडम के बारे में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें कभी अजीब लगी हो? नहीं, हमें कभी कोई ऐसी बात नहीं लगी। कुछ भी बोलते रहते लोग, उनके पास कोई काम नहीं है। वो अकेली थी, सब कुछ अकेली करती थी। किसी के साथ भी उसका नाम जोड़ देते थे, बातें बनाते थे। सेक्रेटरी के साथ भी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पप्पा की शपथ। आपके बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा था कि सुरेश आया था आपके बेटी से मिलने कुछ दिन पहले, और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। हाँ, वो आया था। सुरेश उसे बहुत बहुत तंग करता था। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो वापस बुला लेंगे। अनुज, पता करो ये स्वाति को लेकर जो कहानियां बनाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अंटा सुरेशला पण उचला जरा। वक्त लगा, लेकिन भगवान ने मेरी बात सुन ही ली। जैसी मौत मांगी थी मैंने उसके लिए वैसी ही मिली। कुछ तो शर्म करो। अब मरने के बाद तो कम से कम बख्श दो उसे। उसने बख्शा था मुझे जो मैं उसे बख्शूं? कितना सहा है मैंने उस औरत की वजह से। तुम तो घर में बैठकर उसके नाम की माला जपते हो और लोग बाहर ताने मारते हैं। लोग कैसे मुंह दबा दबा कर मुझ पर हंसते थे, ये सिर्फ मुझे पता है, सब याद है मुझे। अब बस बहुत हो चुका। उसकी माँ और उसके बेटी को घर से बाहर निकालो, वरना मैं खींचकर बाहर निकालूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। खबरदार जो इस बार तुमने कुछ भी किया तो, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो पुलिस के निशाने पर सबसे पहले हम होंगे। सब मार क्यों रहा मेरे को? मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोला। मैं जब वो गायब हुई थी तो मैं अपने कमरे में था अपने पार्टनर के साथ में। अरे 1 सेकंड के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकला था। तूने तो कहा था कि तू स्वाति से 1 महीने से नहीं मिला। ये बिल्डिंग में 4 दिन पहले हंगामा किसने किया? वो मैं पिया हुआ था करके मेरे ध्यान से निकल गया। जानबूझ के झूठ नहीं बोला मैं। और क्या क्या निकल गया तेरे दिमाग से? हाँ, उसके बिल्डिंग के नीचे हंगामा खड़ा किया, उसको धमकी दी, ये बात याद है कि निकल गई तेरे दिमाग से? याद है मैडम, पर गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। मैंने भी बोल दिया, पर कुछ गलत नहीं बोला मैंने। वो थी इसी लायक। पैसों के पीछे भागने वाली लालची औरत थी वो। कम में तो उसका कुछ होता ही नहीं है, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर मर्द। न जाने कितने लोगों के साथ उसके संबंध थे। जैसे? नाम नहीं पता मुझे सबका, पर मुझ पे भरोसा नहीं है ना आपको तो बिल्डिंग के लोगों से पूछो, उसके सब बताएंगे आपको। बोलिए शर्मा जी। ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया हमने जो जवाब देने में इतना वक्त लगा रहे हैं आप।
नहीं बोलना चाहते तो नहीं बोल दीजिए। मेरा उससे सिर्फ एक ही रिश्ता था, एक किराएदार का और मकान मालिक का, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सोसाइटी वाले कुछ अलग बता रहे हैं। सोसाइटी वालों का क्या है मैडम, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। लेकिन मेरी उससे मुलाकात महीने में सिर्फ एक ही बार होती थी, जब वो चेक देने आती थी, बस। पूरी बात बता दो ना, क्यों चुप रहे हैं? बताओ ना। इनका दिल साफ था, लेकिन उस औरत के मन में दाग था इनको लेकर, इसलिए लोग बातें बनाने लगे थे इन दोनों के बारे में। क्या बोल रही है ये? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मिस्टर शर्मा ये कुछ और बता रही हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि स्वाति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था आपके दिल में। क्यों? देखिए, मैं कुछ भी कहूंगा तो आप लोग गलत ही समझेंगे, इसीलिए मैं चुप था। और एक मरी हुई लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब है? इसके अलावा और कोई भी बात नहीं थी मैम। अनुज जी, सुरेश की हिस्ट्री के साथ में उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट भी मंगवाओ जरा। ओ मैडम। देखो और क्या क्या मिलता है। यस मैम। मैम। हाँ। आप पूछ रही थी ना कि मैंने कुछ अजीब देखा कि नहीं। हाँ। हमारे शर्मा साहब की बीवी ने जीना हराम कर दिया था स्वाति मैडम और उनके पूरे फैमिली का। जिधर भी देखती थी पकड़ लेती थी, कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, और गंदी बात जो बोलती थी पूछो ही मत। लेकिन उसकी क्या दुश्मनी इन लोगों के साथ? उनको लगता था कि उनके पति और स्वाति मैडम में कोई लफड़ा है, इसका ही बदला लेती रहती थी। और कुछ जानते हो? नहीं, बस इतना ही पता था। ठीक है, जा सकते हो। चला। आदित्यला उचललं होतं ना तेव्हापासून शांतच येतो। बस मॅडम, शर्मा का बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स। अनुज, ये कॉल में तो कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई है इनकी। 5 महीने पहले स्वाति शर्मा के फ्लैट में रहने आई थी। उसके कॉल एक्सचेंज ज्यादा नहीं है, पर बैंक स्टेटमेंट कुछ अजीब है। उसने पहले महीने में रेंट का चेक दिया है और 1 लाख रुपए भी भरे, शायद डिपॉजिट हो सकते हैं। दूसरे महीने में भी रेंट का चेक दिया है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। उल्टा ये शर्मा ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। हो सकता है ये वही पैसे हैं जो स्वाति ने डिपॉजिट के तौर पर दिए थे। ये 3 महीने में ऐसा क्या हुआ होगा कि स्वाति के ऊपर शर्मा इतना मेहरबान हो गया? 1 मिनट मैम। हाँ रवि बोल। ठीक है, तो वही रुक, मैं भी आता हूँ। मैम, रवि का फोन था, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बुलाया है। ठीक है, तुम रवि से मिलो, तब तक मैं ये बैंक स्टेटमेंट की सच्चाई निकलवाती हूँ। जी मैम। ये क्या कह रही है आप? स्वाति ने 3 महीने का किराया नहीं दिया और डिपॉजिट भी वापस ले लिया। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसने कुछ भी नहीं बताया। सलाम साहब, कहाँ है? वो सामने वाला घर। इनकी तारीफ। देखिए साहब, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही उसके और मेरे बीच में कुछ है। वो तो मेरे को बुलाता था और पैसे भी देता था उसके साथ जाने को, तो मैं चली जाती थी। ये तो मेरा धंधा ही है ना साहब। और जिस दिन की आप बात कर रहे हो ना, उस दिन भी बुलाया था उसने मेरे को, फिर घर पे छोड़ के बिठा दिया और फिर बोला तू आज आराम कर और आज मैं तुझे पैसे भी दूंगा बिना मेहनत किए। उस दिन मतलब वो दिन जब स्वाति गायब हुई थी? हाँ साहब, और वो उस दिन अपना मोबाइल फ़ोन भी छोड़ कर गया था। बोला था अगर कोई कॉल आया तो उठा के बोल देना कि वो बाथरूम में है। और साहब, उसी ने मेरे को बोला था आपसे झूठ बोलने के लिए, और इसका पैसा भी दिया था उसने मेरे को। कब गया था? कितने बजे? और वो लौटा कितने बजे? वो सुबह मेरे को 9 बजे बुलाया था साहब, और जैसे ही मैं गई वहाँ पे वो निकल गया वहाँ से। यही कुछ 9:30 बजे होंगे, और फिर आया तो दोपहर के 1 बजे तक आया। जी, इंसानियत के नाते ही बस मैंने उसकी हेल्प की थी। उनको कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी और वो अकेली घर का खर्चा उठा रही थी, कोई आदमी भी नहीं था। तो मैंने ही उसे कहा कि जब तक पैसे नहीं आते तुम किराया मत दो बस। और डिपॉजिट के 1 लाख रुपए वो क्यों लौटाए थे? उनको पार्लर में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, कहीं से अरेंजमेंट नहीं हुआ तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया। लेकिन किसी को पैसे देना क्राइम तो नहीं है ना। मैम, उस सुरेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है।
किसी एक से पैसे उठा के 3 लोगों का ब्याज चुकाता है, फिर उसके पैसे लौटाने के लिए किसी चौथे से कर्ज ले लेता है। उसके एटीएम और बैंक ट्रांजैक्शन से पता चला है ज़्यादातर ट्रांजैक्शन या तो बार में होते हैं या तो किसी वाइन शॉप में। इसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है, किसी पोद्दार का। उसके एरिया का कोई लोकल गुंडा है। स्वाति के मर्डर के कुछ दिन पहले से पोद्दार से लगातार बातचीत हो रही है। ये देखिए, पहले स्वाति को मिलने के बारे में झूठ बोलना, उसके बाद प्रोस्टिट्यूट को एलिबाई बना के मर्डर वाले दिन पूरे दिन घर से बाहर रहना, और अब ये। मैम, इस सुरेश को उठा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इसी ने खून किया। नहीं अनुज, इतने जल्दी हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें तो सुरेश पे जो हमारा शक है उसे मजबूत करती हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो शक के दायरे में हैं, उन्हें हमें टटोलना चाहिए। ये स्वाति के बुटीक वाली लड़की से मैं फिर से मिलना चाहूंगी, और तुम वो पोद्दार को भी उठाओ जरा। जी मैम। मैम, जहाँ तक मैं जानती हूँ पार्लर में तो पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ होता तो स्वाति मैम मुझे ज़रूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके जाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि सैलून को रन कर सकूँ, जिससे जानवी की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके। ये चेन बहुत अच्छी है आपकी, नई ली है? जी हाँ, कल ही ली है, मगर अपने पैसों से। इससे इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने कब कुछ कहा है? ये पार्लर का सीसीटीवी फुटेज देखना है, दिखाएंगे? रुक! ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानती ये कौन है। उस दिन से लेकर आज तक की सारी फुटेज डिलीट है। तुमने डिलीट की? नहीं मैम, मैंने नहीं की। मुझे तो ये सब आता भी नहीं। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, और खुदा कसम मैंने ये सब नहीं किया। आप मुझे इन सब चीजों में मत फंसाइए। हट बोल रहा हूँ मैं। खबरदार, मेरी बच्ची को हाथ लगाए तो वो मेरी और मेरी बेटी की बच्ची है, तेरा कोई हक नहीं। मेरी बेटी नहीं रही तो क्या हुआ? मैं उसे संभालूंगी, मैं उसे पालूंगी। लेकिन अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे पैदा नहीं किया ना, तो क्या हुआ? वो मैंने किया है। इसलिए जितना हक तेरी बेटी का है ना, उतना ही हक मेरा भी उस पे है। देखता हूँ कैसे रुकते मुझे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास सच बोलने का, और अगर माहौल की जरूरत है तो ये बना देंगी। और वैसे भी इस जगह का उसूल है, चाहे भी तो कोई झूठ नहीं बोल सकता यहाँ। अब आप बोलेंगी या फिर घोर पड़े? मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं नहीं, कुछ नहीं मैम, प्लीज। मैम, वो स्वाति मैम का हस्बैंड था। वो स्वाति का हस्बैंड कैसे हो सकता है? उसका हस्बैंड तो सुरेश है। दोस्त हो ना तुम उसकी, तो पता नहीं तुम्हें? नहीं मैम, वो स्वाति मैम का हस्बैंड था। स्वाति मैम ने मुझे खुद बताया था। एक बार काम करते करते उनकी फाइल में मैम की और उनके हस्बैंड की फोटो मिली थी, तो मैंने पूछा मैम से, ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। स्वाति मैम के डेथ के बाद भी वो मुझसे मिलने आता था। डेथ नहीं, मर्डर। हाँ वही मर्डर। वो मर्डर के बाद भी मिलने आया था, और उसने बोला कि सीसीटीवी से सारी फुटेज डिलीट कर दो। उसने मुझे 30,000 रुपए भी दिए। उसने बोला और तुमने फुटेज डिलीट कर दिया? और वही पुराना फुटेज क्यों रखा जिसमें वो दिख रहा है? जब आप आए तो मैं वो सारी चीज़ें डिलीट कर रही थी, बस वही एक चीज़ रह गई। आपने बोला कि आपको चेक करना है, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब मैंने स्वाति को नहीं मारा। स्वाति के मर्डर के टाइम पे तेरे मोबाइल की लोकेशन चेक की हमने। मर्डर के टाइम उधर ही था तू, बिल्डिंग के आसपास। तो स्वाति के मर्डर से पहले कब कितनी बार तूने इसे फोन किया है? कितनी देर इससे बात की है? पूरा हिसाब है हमारे पास। बची तेरी वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ तू मर्डर के दिन 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद था, उसने भी हमारे सामने मुंह खोल दिया है। तब मुफ्त में हड्डियां तोड़वाने में कोई मतलब नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है, कैसे किया है बता। मेरी प्लानिंग थी, पर उसको मारने की नहीं, उसे सबक सिखाने की, उसका किडनैप करने की। उस दिन पोद्दार के साथ स्वाति की बिल्डिंग के नीचे मैं भी था। काफी देर इंतजार किया हमने, पर वो नहीं आई। बाद में हमें पता चला कि वो गायब हो गई है, और फिर खबर आई कि उसका मर्डर हो गया है। उसके मर्डर की खबर सुनकर तो मैं खुद शॉक हो गया था, पर मैंने उसको नहीं मारा। सच बोल रहा हूँ मैं सब। अनुज, इन दोनों पर स्वाति के किडनैपिंग का प्लानिंग का चार्ज लगाओ आणि 8 टका दोघांना। ओ मैडम। और तब तक वो फुटेज वाले दूसरे पति को ढूंढते हैं। देखिए,
इसे पहचानती हैं आप? लगता है इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। देखिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। स्वाति के कातिल को पहचानने के लिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पुरानी पहचान, जैसे कि स्वाति का कोई पुराना दोस्त हो या फिर कोई पुराना दुश्मन। अरे ये तो साहिर है, इतने सालों बाद स्वाति के साथ। साहिर, चल। चल। हो गई तेरी नौटंकी, अब चले, गाड़ी टकायला। मैम वो अफेयर था मेरा स्वाति के साथ, उसकी शादी से पहले, पर हमारा ब्रेकअप हो चुका था। वो हमेशा शक करती रहती थी और एक दिन तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरी मंगनी हो चुकी थी मैम, पर मैंने सोचा कि शादी से पहले उसके साथ मैं टाइम पास तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उसको सब पता चल गया। उसने जाकर सब कुछ मेरी मंगेतर को बता दिया। मेरी मंगनी टूट गई थी मैम, बेइज्जती हुई अलग। तो मैं गया स्वाति के पास, उसके पार्लर पे, उसको सबक सिखाने के लिए। काफ़ी बहस हुई हमारी वहाँ पर, हाथापाई भी हुई थी, पर फिर मैं वहाँ से चला गया। पर जब मैंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी उसके मर्डर के बारे में, तो मैं डर गया मैम। मुझे लगा अगर वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथों में लग गया तो उसके मर्डर का शक तो डेफिनेटली मेरे पे ही जाएगा। इसलिए मैंने रेशमा को पैसे दिए और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने होगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता मैम। मैंने स्वाति को नहीं मारा है। इनफैक्ट उस दिन के बाद मैं कभी भी उसकी बिल्डिंग के या उसके पार्लर के आसपास भी नहीं गया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसे जिंदगी की सच्चाई कहें या ईश्वर का वरदान कि हादसा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कुछ वक्त के लिए जिंदगी की रफ्तार को थाम तो सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। लड़खड़ाते कदमों से ही सही, लेकिन जिंदगी फिर से चलने लगती है। स्वाति की आई और सिया की रुकी हुई सी जिंदगी भी अब चलने लगी थी। अपनी माँ का अपने करीब ना होना सिया को खलता तो जरूर था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ सिया की खातिर आई ने भी उसकी जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी मानकर जीना शुरू कर दिया था। स्वाति के लौट आने की आस ने टूटकर एक नया रूप ले लिया था। वो चाहती थी कि स्वाति के कातिल का किसी भी तरह से पता चल जाए और उसे सजा मिले, और उनकी बेटी को इंसाफ। पुलिस भी यही चाहती थी, लेकिन उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर नजर आ रही थी। जो लोग कभी स्वाति से जुड़े थे, जो उसकी जिंदगी पर रोशनी डाल सकते थे, वो खामोश थे, इस डर से कि कहीं ऐसा करना खुद उन्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी मौत से बदले हुए हालात का फायदा उठाना चाहते थे। इस साहिर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और मर्डर वाले दिन उसने अपने जहां जहां होने की बात की थी उन सभी जगहों पे जाके पूछताछ की। वो सही कह रहा है, स्वाति के मर्डर वाले दिन वो मर्डर के लोकेशन पे नहीं था। अनुज, स्वाति का मोबाइल फोन या फिर उसका बैग मिला था? अब तक नहीं मिला, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कातिल ही लेके गया होगा, लेकिन वो फोन या बैग मिल जाता तो शायद हम उस तक पहुंच सकते। मैम, स्वाति का फोन ऑन हो गया। IMEI नंबर से ट्रैक कर लिया है कि वो कहाँ है। चला। जी मैडम, इस फ़ोन को उस आदमी ने मुझे बेचा था। वो आदमी थोड़ा सा बूढ़ा सा था। पहचानते हो उसे? पहचानता नहीं, पर पता चल जाएगा। ये देखिए आप। एक और नया सस्पेक्ट। मैडम, ये तो मेरा आदमी है, स्वाति का बाबा। क्या? हाँ, मेरा पति बाबूराव जंगम सालों पहले मुझे और स्वाति को छोड़ के चला गया अपने गांव सातारा। फिर कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। बसा। आता सगळं खरं खरं सांगायचं पटकन। बोल। मैम साहब, स्वाति हर महीने 1000 रुपये मनी ऑर्डर से मुझे भेजती थी। जब 2 महीने से रुपये नहीं आए तो मैं मुंबई चला आया। जब उसके घर पे पहुंचा, वो घर से बाहर निकल रही थी, तिला राह गले।
छत पे जाके बात करने को बोला। मैं छत पे गया मेम साहब और गुस्से से चीखा चलाया, क्यों तूने 2 महीने से रुपया नहीं भेजा, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। उसने भी मुझे कड़ी कोटी सुनाई और जाने को बोला तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उसका खून नहीं किया, वो मेरा खून है, मेरी बिटिया है। बोला मैं अपनी बिटिया को कैसे मार सकता हूँ मेम साहब। जब स्वाति का कत्ल हुआ था तो टेरेस पर तू था। देख अभी सच सच बोल, वरना तेरे उम्र का लिहाज नहीं करूंगी, समझा? बोल। मेम साहब वहाँ अकेला नहीं था, तो कोई और भी था। जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरा था मैंने एक पीला कपड़ा देखा, शायद वो दुपट्टा जा साड़ी का पल्लू हो, कोई तो उसके छुपा हुआ था। कौन था मुझे नहीं मालूम। और कुछ जानता है? मेम साहब मुझे कुछ याद नहीं है, और मैं सरपट वहां से भागा और स्वाति का जो पर्स था ना उसमें एक मोबाइल था, मैंने उसे बेचा और बस में बैठ गया वापस सतारा को जाने को। मैम हमारे साइबर सेल ने इरेज डाटा रिकवर कर लिया स्वाति के फ़ोन से, एक वीडियो भी मिला है, आपको देखना चाहिए। बहुत घुमाया तूने हमें, फरिश्ता है ना तू, अकेले औरतों का मदद करने का शौक है तुझे। और क्या बोला था? स्वाति से महीने में सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार। सर प्लीज प्लीज मानिए, मैं बताता हूँ ना आपको सब कुछ। चल बोल अभी। मैडम मैं एक दिन उसके घर किराया लेने गया था, उसे देखकर मैं बहक गया था। बहुत कोशिश की पर अपने आप को रोक नहीं सका, और वो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया, उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैंने उसे एक ऑफर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम जब तक चाहो मेरे घर में बिना किराए के रह सकते हो, और तो और मैंने उसका डिपॉजिट भी उसे वापस कर दिया। लेकिन ये बात जब मेरे घर में पता चली तो मेरी वाइफ को लगा कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है। मैं उसे क्या बताता, मैं क्या बोलता उसे। बस इसी चिढ़ में वो उन लोगों के पीछे पड़ी रहा करती थी। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे मारा नहीं। पता है हमें, स्वाति का खून जिसने किया उसका पता चल गया है, लेकिन तूने भी जुर्म किया इसलिए यहाँ लाया गया है तुझे, और जो गुनाह तूने किया है ना उसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुझे। पक गई थी मैं मम्मी पापा के वही रोज रोज के झगड़ों से। वो घर में झगड़ा करते और बिल्डिंग वाले बातें बनाते, और ये सब उस औरत स्वाति की वजह से हो रहा था। मेरे पापा हम सबको धोखा दे रहे थे सिर्फ उस औरत के लिए जो उनकी कुछ नहीं लगती थी। मुझे ये सब खत्म करना था। उसे मैंने उस बुढ़े के साथ टेरेस पे जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया। जब मैं उसका पीछा कर रही थी तो वो बुढ़ा नीचे वापस आ रहा था। मैं उसे देख के छुप गई। फिर मैं वापस गई जहाँ वो अकेले खड़ी थी। सुनो तुम, हमारी लाइफ से प्लीज चली जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से मेरे पापा हम लोगों को नहीं समझ रहे हैं। प्लीज तुम्हें समझना होगा। उसे मिन्नती की, उसे समझाया, उसके हाथ जोड़े कि प्लीज ये सोसाइटी, ये फ्लैट छोड़ के दूर चली जाए। उससे कह रही थी कि मेरे बाप ने उसका रेप किया है, मेरे पापा ने। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भावनाओं से भरी जाह्नवी ने सिर्फ वो देखा जो उसकी आंखों के सामने था, और उसने उसे सच मान लिया। अगर उसने समझदारी से काम लेते हुए सच को जानने की कोशिश की होती तो उसे पता चलता कि स्वाति ने उसके पिता पर जो इल्जाम लगाया था वो सच था, और तब वो स्वाति की जान लेने जैसा गलत फैसला ना करती और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद करती। कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हमारी समझ हमारा साथ छोड़ देती है और सही फैसले लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझ के अभाव में अगर फैसले सिर्फ सच्चाई की कसौटी पर परख कर भी लिए जाएं तो भी उनके गलत फैसलों और उनके गलत परिणामों से बचा जा सकता है। अपना हर फैसला सोच समझकर और सच की कसौटी पर परख कर लें, क्योंकि आपका गलत फैसला सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।